Hello, my name is Altaf Ansari, and today we are going to continue what we had left tomorrow, and we will discuss a new topics. Okay, so first रिवाइज कर लेते हैं हमने कल क्या देखा था. ओके, हमने सब में पहले प्रॉब्लम को फ्रेम किया. इज इट सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग और अनदर टाइप ऑफ लर्निंग, और इन सुपरवाइज इट इज़ वेदर क्लासिफिकेशन टेक्निक और रेग्रेशन टेक्निक. Based on that, we know that which algorithm we have to select and which performance metric we have want to select. Okay, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने एक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को सेलेक्ट किया. परफॉर्मेंस मैट्रिक मेजर बताता है कि हाउ वेल हमारा मॉडल परफॉर्म कर रहा है. ओके, फिर हमने डेटा को लोड किया. कैगल के वेबसाइट से हमने डेटा को, कैलिफोर्निया डेटा को लोड किया है, जो हम इस एक्सरसाइज में कर रहे हैं. फिर उस डेटा को लोड करके हमने एक क्विक लुक उसके छोटे डेटा स्ट्रक्चर देखे, मतलब हेड देखे, उसके कुछ कॉलम्स देखे, कुछ रोज देखे, डिस्क्राइब मेथड देखा, न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे वो बता रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बता रहा है, मीन क्या है. ओके, 25th परसेंटाइल, 50th परसेंटाइल, 75th परसेंटाइल क्या है. फिर हमने टेस्ट सेट बनाया, टेस्ट सेट को असाइड किया. फिर हमने विजुअलाइज किया डेटास को, उसके अंदर से इंसाइट्स निकाला कि क्या डेटा हमें बताना चाह रहा है. हमने ये देखा कि बे साइड के एरिया में ज़्यादा प्राइस वाले घर है एज़ कम्पेयर टू जो घर बे साइड के इधर नहीं है. वो हमें बिगर विजुअलाइजेशन के पता नहीं चल सकता था, पता चल सकता था लेकिन हार्ड होता. ओके, ये सब हमने कल के वीडियो में देख चुका है. अगर जिसने भी नहीं देखा है तो वो कल जाके कल के वीडियो में चेक कर सकता है. ओके, फिर हमने कोरिलेशंस देखे कि कौन से फीचर्स ज़्यादा पावर रखते हैं हमारे मॉडल को सही प्रिडिक्शन के लिए. मतलब कौन से फीचर्स ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, कौन से फीचर्स कोरिलेटेड है लीनियरली. मतलब x इंक्रीज़ हो रहा है तो y भी इंक्रीज़ हो रहा है, या फिर x डिक्रीज़ हो रहा है तो y डिक्रीज़ हो रहा है. नेगेटिव या पॉजिटिव कोरिलेशन है, हमने कल देखा. ओके, अब नाउ हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटिंग विथ एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशन. मतलब नए नए एट्रीब्यूट के साथ, नए नए फीचर्स के साथ हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे वेरियस, और उसको फिर कोरिलेशन चेक करेंगे हम. ओके, फॉर एग्जांपल ये जो टोटल रूम्स है, ये हमें उतना डिटेल नहीं दे पा रहा है कि एक हाउस होल्ड में कितने रूम हैं. हमें ये डेटा देख के पता चल रहा है कि ये एक डिस्ट्रिक्ट, एक रो मतलब एक डिस्ट्रिक्ट. ओके, और एक डिस्ट्रिक्ट में 126 हाउस है, उसमें 880 रूम है. पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि एक हाउस में कितने रूम्स है. ओके, तो ये हम फीचर इंजीनियरिंग करके, मतलब वेरियस एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके चेक करेंगे और बनाएंगे. तो हम ये पर रूम, एक रूम में कितना, एक हाउस में कितना रूम है, तो हम टोटल रूम्स को डिवाइड करेंगे इस हाउस होल्ड के साथ, सॉरी इस हाउस होल्ड के साथ. तो हमें एक हाउस में कितने रूम है वो मिल जाएगा. ओके, उसी तरह अगर टोटल बेडरूम, उतना हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है कि एक टोटल रूम में कितने बेडरूम है. ओके, इस टोटल रूम में कितने बेडरूम है, उसी तरह हम इस टोटल बेडरूम को टोटल रूम से डिवाइड करके देखेंगे. ओके, फिर उसी तरह हम पॉपुलेशन पर हाउस होल्ड, एक घर में कितने लोग रहते हैं, उसका कॉम्बिनेशन निकालेंगे. ओके, पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे हाउस होल्ड से. ओके, फिर हम कोरिलेशन चेक करेंगे जो न्यू फीचर्स बनाए. तो ये देख रहे हो, ये हमने ये रूम्स पर हाउस होल्ड, ये हमने न्यू फीचर बनाया था, ये वाला. ओके, ये देखो रूम्स पर हाउस होल्ड, इसकी कोरिलेशन हाई है एज़ कम्पेयर टू टोटल रूम्स. ये जो ऑलरेडी फीचर्स गिवन थे हमारे को, हमने न्यू क्रिएट किया, उससे ज़्यादा कोरिलेशन इसका बता रहा है. ओके, उसी तरह ये इसका देखो बेडरूम्स पर रूम का, ये भी हमने क्रिएट किया है अभी.
ओके, बेडरूम्स पर रूम। ओके, इसका कोरिलेशन भी नेगेटिवली हाईली कोरिलेटेड है ये इस मीडियन हाउस वैल्यू को प्रिडिक्ट करने में। ओके, उसी तरह हमने पॉपुलेशन पर हाउस होल्ड को बनाया, ये भी रिलेटेड है, नेगेटिवली कोरिलेटेड है पर उतना हाई नहीं है, तो इसे हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। उसे ही रखना है हमें जो हमें ज़्यादा रिलेशन बता रहा है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए। ओके, ये सब फीचर इंजीनियरिंग के स्टेप्स है। वी विल एक्सप्लोर इट मोर एज वी गो फर्दर, एज वी सी न्यू टॉपिक्स। ओके, ये तो मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ कि मशीन लर्निंग होता क्या है, उसे हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम जो ये 7 स्टेप्स देखे हैं उसको एक एक करके डीप में देखेंगे। एक एक टॉपिक को हम वेरियस वीडियोस में डिवाइड करके उसको डीप में अंडरस्टैंडिंग में समझेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा डेटा को मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के लिए प्रिपेयर करना। बहुत से मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होते हैं जो मिसिंग वैल्यू, मतलब हमारे कभी कभी हम सर्वे करते हैं तो कोई वैल्यू हमें या फिर कुछ चीज़ की कोई हमें यूज़र समझो हमें मोबाइल नंबर नहीं देता है, या फिर बहुत से गर्ल्स लेडीज़ वुमेन्स हमें एज नहीं बताते, तो वो सब डेटा हमारे मिसिंग रहते, तो वो डेटा सेट में हमारे मिसिंग कॉलम होते, तो उस मिसिंग कॉलम को हमारे एल्गोरिदम्स हैंडल नहीं कर पाते। उसमें कुछ वैल्यू दो या फिर उसको निकाल दो, उसको निकाल के फेंक दो, या फिर उसमें कुछ वैल्यू भर के दो, तब हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम काम करेगा उस पर। या फिर बहुत से हमारे ऐसे फीचर्स होते हैं जिसमें कैटेगरीज होते, ओके, जिसमें बोले तो स्ट्रिंग्स कॉलम होते, स्ट्रिंग्स, कैरेक्टर्स, टेक्स्ट, तो वो सब चीज़ भी हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम नहीं समझ पाता, बहुत से मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। और कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम समझ सकते हैं पर बहुत से नहीं समझते, तो इसीलिए हमें उससे भी न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना होता है। ओके, तो हम उसे नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। पहले हम चेक करेंगे कि हमारा नल वैल्यू कितना है। ओके, तो इस टोटल बेडरूम में हमने चेक किया कि हमारे 207 मिसिंग वैल्यू है। इसे हम फिल करेंगे आगे, किस तरह इसको फिल करना, अप्रोच क्या लेना है इसको, ये आपको मैं बताऊंगा। ओके, तो ये हाउसिंग जो टोटल रूम है इसका इज नल डॉट सम, मतलब जो भी नल है, एक मिनट इसको मैं कमेंट करता हूँ आगे का, ये कमेंट हो गया, इसके आगे का वो रन नहीं होगा। अब ये जो इतना है सिर्फ ये रन होगा। ओके, टोटल बेडरूम इस नल का सम करेंगे तो 207 है। ओके, 207 वैल्यूज़ हम पहले ही देख चुके हैं यहाँ मिसिंग है। ओके, टोटल बेडरूम में। ओके, अब हम इसको लेंथ से, टोटल हाउस के टोटल बेडरूम के लेंथ, ये हमें लेंथ बताएगा कि कितना लेंथ है, तो उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलता है कि हमारे 10% वैल्यू मिसिंग है। ये लेंथ, ये जो टोटल बेडरूम लेंथ है हम इसे यहाँ चेक करते हैं। ओके, इसका लेंथ हमें 20640 लेंथ मिला है। इस तो हम डिवाइड करें तो हमें पता चला कि 10% हमारी वैल्यू मिसिंग है। ओके, तो ये 10% भी ज़्यादा वैल्यू है, मतलब अगर हम 10% मिसिंग वैल्यू को अगर हम ड्रॉप कर दिए, डिस्कार्ड कर दिए, तो हम बहुत सी इन्फॉर्मेशन है ना लूज़ कर सकते हैं। तो उससे अच्छा है कि उसको फिल किया जाए कुछ यूज़फुल वैल्यू से। ओके, तो उसे हम फिल करेंगे, पर उससे भी पहले ना, सब में पहले हम एक कॉपी बना लेते और हमारे फीचर्स को और लेबल्स को अलग कर देते। मॉडल्स याद रखना, दो चीज़ लेते हैं पैरामीटर में, फीचर्स और लेबल्स। हमें डेटा सेट प्रोवाइड किया जाता है, उसमें फीचर्स और लेबल एक साथ में होते हैं या फिर कभी कभी दोनों अलग होते हैं। तो इस बार इस डेटा सेट में फीचर्स और लेबल साथ में थे, तो हम उसे अलग करेंगे, फीचर्स और लेबल्स। लेबल हमारा जो ये मीडियन हाउस वैल्यू है ना, इसे ही हमें प्रिडिक्ट करना है ना, मीडियन हाउस वैल्यू। इसको मीडियन के हाउस वैल्यू कितना है, आगे हम मतलब और फीचर्स प्रोवाइड करना चाहते हैं। हम हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को न्यू फीचर्स प्रोवाइड करेंगे और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम हमारा मीडियन हाउस वैल्यू प्रिडिक्ट करके बताएगा उस फीचर का, न्यू हाउस का। ओके, तो इसलिए हम
उसे लेबल बोलते हैं। ओके, तो हम फीचर्स और लेबल को सेपरेट करते हैं और हम हमारे फीचर्स का हेड देखते हैं। तो ये हमारे फीचर्स है, इसमें मीडियन हाउस एक मिनट, ओके, हाँ, मीडियन हाउस वैल्यू देखो इसमें से ड्रॉप कर दिया हूँ मैंने। मीडियन हाउस वैल्यू इस हाउसिंग में नहीं मिलेगा, इस हाउसिंग वेरिएबल जो बनाया हूँ इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने उसे यहाँ ड्रॉप कर चुका हूँ और उसको सेपरेट इस लेबल में लिया हूँ, सिर्फ लेबल अलग से बना के। ओके, देख रहे हो, ये मेरा मीडियन हाउस वैल्यू है, ट्रेन सेट, ये जो मेरा मीडियन हाउस वैल्यू है। ओके, इसको मैंने लेबल बना दिया और बाकी सब जो रिमेनिंग है मेरा उसको मैंने फीचर बना के इस हाउसिंग में सेव कर दिया। ओके, तो अब इस ट्रेन सेट में से हमने हाउसिंग में फीचर्स बना के रख दिए और हाउसिंग लेबल में लेबल रख दिए। ओके, अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप कि हम उस मिसिंग वैल्यू को हैंड कैसे फिल करेंगे। ओके, मैंने पहले ही कहा आपको पूरा उसको ड्रॉप कर सकते हैं, पर ड्रॉप करने में एक नुकसान ये है कि हम बहुत से इंपॉर्टेंट यूज़फुल वैल्यूज़ हम मिस कर देंगे, या फिर हम पर्टिकुलर उस रो को ही डिस्कार्ड कर सकते हैं जहाँ जहाँ मिसिंग वैल्यू है। टोटल मतलब अच्छा है ना, ये टोटल मतलब फीचर कम्प्लीटली फीचर को ड्रॉप करने से अच्छा है कि कुछ रो ही ड्रॉप कर दे। ओके, एंड मोर यूज़फुल ट्रिक्स कि उसको फिल किया जाए कुछ वैल्यू के साथ। तो यहाँ हम मीडियन निकालेंगे हाउसिंग टोटल बेडरूम का, और इस टोटल बेडरूम के साथ टोटल बेडरूम में जो भी मिसिंग वैल्यू है उसको इस तरह फिल कर सकते हैं। फिल एन ए मतलब जो भी रोज़ मिसिंग है उसमें फिल एन ए क्या करता है, वहाँ जाके जो जो रोज़ मिसिंग है वहाँ पे ये मीडियन वैल्यू दिए उसको फिल करेगा। और ये इन प्लेस ट्रू मतलब शॉर्टकट है, हमें यहाँ असाइन नहीं करना पड़ेगा। मतलब यहाँ इज इक्वल टू असाइन करके हाउसिंग और फिर टोटल बेडरूम्स, ऐसा असाइन करके करते हैं, तब ये जाके टोटल बेडरूम की वैल्यू कम्प्लीटली सेट होती है। तो हम ये डायरेक्टली कर सकते हैं इन प्लेस के थ्रू। ओके, हमने फिर ये तीन तरीका है मोस्टली, ये तीन तीन स्टेप मतलब तीन तरीके हैं। हम या तो ड्रॉप कर सकते हैं कम्प्लीटली, या फिर उसके रो को जो मिसिंग है उसको ड्रॉप करें, या फिर उसमें कुछ वैल्यू फिल कर सकते। ओके, और उसमें वैल्यू फिल करने के लिए एक दूसरा तरीका भी है जो एसक्यूएल प्रोवाइड करता है सिंपल इम्प्यूटर के द्वारा। ओके, विद द हेल्प ऑफ सिंपल इम्प्यूटर वी कैन फिल द मिसिंग वैल्यू। जस्ट use this method, simple imputer, it is best. Inside this we have provided a strategy which is a attribute of this मीडियन दिए हमने। ओके, क्योंकि हमें मीडियन लेना है। मीडियन क्यों लिए हम, क्योंकि मीडियन आउटलायर्स के लिए रोबस्ट है। मतलब आउटलायर्स क्या होता है उस सब हम देखेंगे आगे, पर इतना याद रखो कि आउटलायर्स के लिए, आउटलायर्स जब हमारे डेटा सेट में है तो मीडियन अच्छा काम करता है। ओके, इफेक्ट नहीं करता है मीडियन। तो ओके, तो फिर हाउसिंग जो हमारा फीचर्स मतलब ट्रेनिंग सेट है, सिंपल इम्प्यूटर क्या है ना, न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स पे काम करता है। ओके, और उसमें हमारा जो हाउसिंग का हमारा जो हमने बनाया है फीचर्स के पूरे कॉलम्स बनाए हैं, उसमें ओशन प्रॉक्सिमिटी का कॉलम चाहिए। वो ओशन प्रॉक्सिमिटी का कॉलम काम नहीं करेगा यहाँ। क्यों क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट उसका डी टाइप है। ऑब्जेक्ट डी टाइप मतलब वो स्ट्रिंग हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है। ओके, तो सिंपल इम्प्यूटर मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स के साथ काम करता है। ओके, तो हम और मीडियन सिर्फ न्यूमेरिक एट्रीब्यूट का काउंट हो सकता है, तो इसलिए हम इम्प्यूटर सिर्फ फिट करेंगे किस पे, नम एट्रीब्यूट्स पे। तो ये हाउसिंग से हम ये जो भी मतलब हमारा
ऑब्जेक्ट कॉलम्स हो गए, जो भी मतलब हमारे स्ट्रिंग टेक्स्ट वैल्यूज उसको ड्रॉप कर देंगे और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू रखेंगे इस हाउसिंग नम में और उसको फिट करेंगे। ओके। और हम जब फिट करते हैं तो फिट सिर्फ कैलकुलेट करता है उसका मीडियन। ओके। तो इम्प्यूटर हमने अप्लाई किया, उसमें फिट किया हाउसिंग नम को, और फिर इम्प्यूटर डॉट स्टैटिस्टिक अंडरस्कोर से हम चेक कर सकते हैं ये हर एक पर्टिकुलर सिंगल एक कॉलम का ये एक मीडियन दे रहा है। तो ये हमारा ये ट्रेन सेट का ये जो लॉन्जिट्यूड का ये मीडियन है। ओके। 1 - 1.18। ओके। ये लैटिट्यूड का ये वाला मीडियन है। ओके। हाउसिंग मीडियन एज का मीडियन ये है। ओके। टोटल रूम्स का मीडियन वैल्यू दिस है। ओके। टोटल बेडरूम का मीडियन वैल्यू ये है, एंड सो ऑन ऐसा। ओके, समझे? गुड। फिर हमने x वेरिएबल एक असाइन किया इम्प्यूटर को। अब ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म क्या करेगा? अब जहाँ जहाँ नल वैल्यू है, मतलब जहाँ जहाँ मिसिंग है हमारा, वहाँ जाके ट्रांसफॉर्म फिट हो जाएगा, वहाँ ट्रांसफॉर्म कर देगा, वहाँ नल वैल्यू को जो मिसिंग है वहाँ को भर देगा वहाँ से मीडियन से। किससे? मीडियन की वैल्यू से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी हमारी जो भी मिसिंग वैल्यू है एक्स में। तो जब ट्रांसफॉर्म होने के बाद ना हमारा डेटा फ्रेम कुछ इस तरह ना नंपा एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको रिटर्न डेटा फ्रेम में हम इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके। डेटा फ्रेम pd डॉट डेटा फ्रेम, और एक्स हमारा जो हमने अभी बनाया इम्प्यूट किया है, और ये उसको कॉलम्स देंगे हम। कौन सा? हमारा हाउसिंग जो ट्रेनिंग सेट है उसके ही कॉलम्स। ओके। फिर इसको हाउसिंग ट्रांसफॉर्म नाम से मैंने दिया हो। ओके। फिर चेक करेंगे। तो देखो अब इसका मिसिंग वैल्यू हम चेक करना चाहते हैं इसमें। ओके। न्यू सेल एक इंसर्ट करता हूँ, हाउसिंग ट्रांसफॉर्म इज नल डॉट सम। ओके। एक भी नल वैल्यू हमें नहीं दिख रही है। ओके। प्रीवियसली हमने देखा था लगभग 207 नल वैल्यूज़ थे हमारे पास, पर अब हमारी नल वैल्यूज़ इस मीडियन वैल्यू से फिल हो चुकी है। ओके। अब नेक्स्ट स्टेप है कि टेक्स्ट वैल्यू को हम कैसे हैंडल करते। तो ये देख लेते हैं हम टेक्स्ट, हमारा टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट कॉलम क्या कंटेन कर रहा है। ओके। तो इस हाउसिंग कैटेगरीज में ये हाउसिंग में ओशन प्रॉक्सिमिटी, ये हाउसिंग हमारा ट्रेनिंग सेट है। ओके। इसमें से मैंने सिर्फ पर्टिकुलर इस तरह ओशन प्रॉक्सिमिटी को सेलेक्ट किए, एक कॉलम को पर्टिकुलर सेलेक्ट किया और इस तरह हाउसिंग कैटेगरीज में उसको स्टोर कर दिया। ये एक वेरिएबल है हमारा जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं कुछ भी वैल्यू। लेफ़्ट साइड में हमारा वेरिएबल होता है और राइट साइड में हमारी वैल्यू होती है। ओके। हमेशा याद रखना, लेफ़्ट साइड में वेरिएबल होता है जो यूज़र डिफाइंड होता है। इसको मैं कुछ भी दे सकता हूँ मेरे मर्ज़ी से, आप अपने मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हो। हाउसिंग कैट। ओके। कुछ भी नाम प्रोवाइड कर सकते हो। ओके। तो इसको मैंने इसमें स्टोर कर दिया। अब हम देखते हैं कि इसके साथ क्या कर सकते हैं। ओके। तो एक तरीका है कि वन हॉट एनकोडर यूज़ करें। वन हॉट एनकोडर क्या होता है चेक करते हैं। ओके। मोस्टली डेटा साइंटिस्ट हम इसी तरह सर्च करते हैं। हमें जो पता नहीं होता, हमें बहुत सी चीज़ें याद रखनी होती है, तो हम बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं। तो हमें ऐसा याद नहीं होता है तो हम इसे सर्च करते हैं। इसे शर्माना नहीं है हमें,
बेशक हमें यूज़ करना है। तो वन हॉट एनकोडर कैसा है, देखो अभी हमारे फीचर्स है, जैसे इसमें कैटेगरीज है एप्पल पियर एप्पल। जैसे ये देखो कि हमारे कैटेगरी से कैसे नियर ओशन इनलैंड 1H ओशन नियर बे 1H ओशन, वैसे ही एप्पल पियर एप्पल, ये इसके समझो वैल्यूज़ है इस फीचर में। तो वन हॉट एनकोडिंग क्या करता है, दो कॉलम बना देगा एप्पल और पियर के, क्योंकि इसमें दो ही वैल्यू है। वैसे ही यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 टोटल इसमें ओशन प्रॉक्सिमिटी 5 हमारे कैटेगरीज है। तो ये 5 ऐसे कैटेगरीज के कॉलम बनाएगा, और उस बेसिस पे जहाँ एप्पल प्रेजेंट है वहाँ 1 और नहीं है वहाँ 0। तो पियर जहाँ रहेगा वहाँ 1 रहेगा, और अब एब्सोल्युटली जहाँ नहीं रहेगा वहाँ तो 0 होगा। तो ये दो न्यू कॉलम बना देता है वन हॉट एनकोडिंग, और ये हमें बताता है कि 1 हाँ एप्पल है और 0 एप्पल नहीं है। फिर हम ये क्या करते हैं, इस फीचर को निकाल देते हैं, इसकी अभी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमें ये फीचर बता रहा है जो ये फीचर हमें बताना चाहता था, पर मोर प्रिसाइज और मोर एक्यूरेट अच्छे वे में। ओके, जो हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम समझ सके। ओके, तो हम वन हॉट एनकोडिंग यूज़ करेंगे। तो वन हॉट एनकोडिंग क्या कर रहा है आप समझ गए, डिफरेंट कॉलम्स बनाएगा और वहाँ वैल्यूज असाइन करेगा, 1 है तो नहीं तो 0। वन हॉट एनकोडिंग क्या मोस्टली एक स्पार्स मैट्रिक्स जनरेट करता है। ओके, उसको एरे में कन्वर्ट करने के लिए हम टू एरे मेथड लगाएंगे। ओके, तो ये एरे में ऐसा देखिए 0 1 में कन्वर्ट करके हमें दे दिया है। मैंने कहा था आपसे 5 कैटेगरी से 1 2 3 4 5, तो 5 कॉलम बनाया, और जहाँ 1 है देखो बाकी सब 0 है, यहाँ 1 है बाकी 0 है, तो मतलब यहाँ प्रेजेंट है बाकी सब वैल्यू वहाँ नहीं है वो। ग्रेट, हम कैटेगरीज भी देख सकते हैं हमारे किचन कैटेगरी से कैट एनकोडर डॉट कैटेगरीज के मदद से। ओके, 1H ओशन एक कैटेगरी, इनलैंड सेकंड कैटेगरी, आइलैंड थर्ड कैटेगरी, नियर बे फोर्थ कैटेगरी, एंड नियर ओशन 5 कैटेगरी है। समझ गए होगे। ओके, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर द मशीन लर्निंग, क्योंकि ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है ये। बहुत से ना मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में ना स्केलिंग उनको ज़रूरत पड़ती है, क्यों पड़ती है वो मैं आपको आगे डिस्कस करके बताऊंगा। पर इतना याद रखना अभी के लिए कि बहुत से मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को स्केलिंग करना ज़रूरी है। न्यूरल नेटवर्क में जैसे हम मिनमैक्स स्केलर लगाते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ CNN में सॉरी कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो इमेजेस होते हैं उसके कलर 0 से 255 के रेंज में होते हैं, तो उसको 0 से 1 के रेंज में हमको कन्वर्ट करना होता है। तो हमारा ना CNN अच्छा परफॉर्म करता है। वो क्यों परफॉर्म करता है, वो कैसे परफॉर्म करता है वो हम देखेंगे। बस अभी के लिए ज़्यादा टेंशन मत लो, बस इतना समझो कि फीचर स्केलिंग करना ज़रूरी है। स्केलिंग के भी बहुत से डिफरेंट टाइप्स है। स्टैंडर्ड स्केलर में क्या करते हैं हम पहले ना मीन कैलकुलेट करते हैं, फिर उस मीन को ना हम एक वैल्यू के साथ एक वैल्यू के साथ मतलब माइनस करते रहते हैं, और उसको डिवाइड कर देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। ओके, तो हमारी स्केलिंग हो जाती है उससे, तो हमारी वैल्यू है ना सर्टेन रेंजेस के अंदर आ जाती है। तो ये स्टैंडर्ड स्केलर करने का हमारा एक फ़ायदा है कि हमारा मीन 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है। ओके, और वैल्यू सब उसके अंदर ही होती है। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को आसानी पड़ती है उससे, उसको ग्लोबल ऑप्टिमा सर्च करने में। अब ये ग्लोबल ऑप्टिमा क्या होता है ये आप सोच रहे होंगे, अरे घाय मत करो, हम आगे सब आसानी में देखेंगे और देखेंगे आसानी से। ओके, ये हाउसिंग हमारा नाम कॉलम। ओके, ये स्केलिंग स्टैंडर्ड स्केलिंग की है हमने, देखे आपने वैल्यूज़। हाउसिंग नम की वैल्यू यहाँ देखो, हाउसिंग नम की वैल्यू हमारी 117 322, ये सब वैल्यूज़ स्केल होके ना 0 और 1 के रेंज में आ गई है। देखो 0 पॉइंट 1 पॉइंट, इस वैल्यू की रेंजेस देखो और यहाँ के रेंजेस देखो। ये हमारा जो हाउसिंग नम ओल्ड है, और ये अभी हमने जो स्केल किया है। ओके, तो ये स्केल करके देखो वैल्यूज़ कितने छोटे हो गए।
0 और 1 के रेंज में आ गए। और यहाँ वैल्यूज़ के अलग अलग वैल्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट समझे, वैल्यूज़ रेंज है डिफरेंट रेंजेस में। तो बेस्ट होता है कि एक ही रेंज में उसको कन्वर्ट किया जाए। समझे कि क्यों स्केलिंग करना ज़रूरी है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन पाइपलाइन, it is best to fill missing values and convert categorical columns by using pipelines for various reason। बहुत से रीज़न है। एक तो मेन रीज़न है कि हमने अभी ट्रेन सेट को ट्रांसफॉर्म किया, पर हमें जैसे जैसे आगे न्यू डेटा सेट टेस्ट सेट मिलेगा या फिर न्यू सेट मिलेगा हमें रियल वर्ल्ड, तो हम डायरेक्टली इस पाइपलाइन में देके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें वापस वो प्री प्रोसेस के स्टेप में नहीं जाना पड़ेगा। एक ही पाइपलाइन में हम दिए, एक ही साथ हमारा प्री प्रोसेस होकर डेटा आया, उसको हम मॉडल में एक ही साथ प्रिडिक्ट करके और उसको एक ही साथ प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसमें हमारा लोड है ना कम हो जाता है। ओके, तो ये पाइपलाइन एसक्यूएल लाइब्रेरी से हम पाइपलाइन को इंपोर्ट करेंगे मॉड्यूल को, और कॉलम ट्रांसफॉर्मर को लोड करेंगे। ओके, बेसिकली पाइपलाइन हम इस तरह पाइपलाइन लिखते हैं। पाइपलाइंस के अंदर लिस्ट होता है, लिस्ट में हम टपल्स प्रोवाइड करते हैं। हाँ? ये लिस्ट में हम बहुत से टपल्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, फिर इस पाइपलाइन में हम पहले इम्प्यूटर डिफाइन करेंगे, और ये सिंपल इम्प्यूटर जो हमने देखा है यहाँ कि हाउ टू हैंडल missing values, we use simple imputer here. That's imputer we are providing here, we are putting it inside this pipeline, and साथ में ही हम स्टैंडर्ड स्केलर स्केलिंग कर रहे हैं। फिर कैट पाइपलाइन बनाए, उस पाइपलाइन के अंदर हम वन हॉट एनकोडर कर रहे हैं। वन हॉट एनकोडर मीन्स जहाँ वैल्यू प्रेजेंट है वहाँ 1, जहाँ नहीं है वहाँ 0। इस सब को हम एक ही साथ ट्रांसफॉर्म करेंगे। ओके, तो ये नम एट्रीब्यूट लिस्ट हमारा नम हमारा हाउसिंग में न्यूमरिक वैल्यूज़ है, और ये ओशन प्रॉक्सिमिटी हमारा जो कैटेगरिकल वेरिएबल है, उसको कॉलम ट्रांसफॉर्मर में हम पाइपलाइन में नम पाइपलाइन और कैट पाइपलाइन में एक ही साथ फिट और ट्रांसफॉर्म करेंगे। इस हाउसिंग को डेटा फ्रेम है हमारा जो ओरिजिनल, फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे फुल पाइपलाइन में। तो ये फुल पाइपलाइन में हमारा जब ये ओरिजिनल डेटा फ्रेम जाएगा तो ये फर्स्ट नम पाइपलाइन में जाएगा। इस नम पाइपलाइन में जाके तो ये चेक करेगा क्या है, तो ये सिंपल इम्प्यूटर है, तो फर्स्ट वो सिंपल इम्प्यूटर स्ट्रेटेजी अप्लाई करेगा। उसके बाद देखेगा क्या है, नेक्स्ट स्टेप में वो स्केलिंग करेगा। फिर स्केलिंग अप्लाई करने के बाद फिर यहाँ आ जाएगा कैट पाइपलाइन में। ओके, फिर ये कैट पाइपलाइन में चेक करेगा क्या है, अरे वन हर्ट एनकोडर, तो फिर ये वन हर्ट एनकोडिंग चेंज करना है मुझे, वो समझ जाएगा। ओके, फिर उसी तरह वो फिट ट्रांसफॉर्म करके एक ही हिट में हमें मिल जाएगा वैल्यू। ओके, तो ये हमारा देखिए एक ही हिट में हमने फिट ट्रांसफॉर्म मतलब न्यूमेरिकल को, कैटेगरिकल को और स्केलिंग भी, तीनों मेथड एक ही साथ हमने परफॉर्म कर दिए इस स्टेप में। तो इसीलिए हम पाइपलाइन यूज़ करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है सेलेक्ट एंड ट्रेन ए मॉडल। एट लास्ट हमने फ्रेम कर लिया प्रॉब्लम, हमने डेटा को ले लिया, एक्सप्लोर किया उसको, और ट्रेनिंग सेट को अलग किया, टेस्ट सेट को अलग किया, फिर ट्रांसफॉर्मेशन पाइपलाइन बनाया क्लीन अप प्रोसेस के लिए, और फिर हमारा डेटा अभी रेडी हो चुका है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के लिए। एट लास्ट फाइनली अब हम रेडी है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अप्लाई करने के लिए। तो पहला मशीन लर्निंग एल्गोरिदम हम अप्लाई करेंगे लीनियर रेग्रेशन। तो एसक्यूएल लाइब्रेरी में लीनियर मॉडल में लीनियर रेग्रेशन मॉडल है। ओके, इस मॉडल को इस तरह हम इनिशियलाइज करेंगे लीनियर रेग में, और फिर फिट करेंगे। फिट करने के मैंने पहले कहा था कि हमारा मॉडल फीचर्स लेगा और लेबल्स लेंगे। तो ये हाउसिंग प्रिपेयर्ड हमारा फीचर है जो अभी हमने ये प्रिपेयर किया है ये, और ये हाउसिंग लेबल है हमारा। ओके, नहीं समझ में आ रहा था ये देख लो एक बार। हाउसिंग प्रिपेयर्ड है हमारे फीचर्स कॉलम जो हमने बनाए थे,
इसको डेटा फ्रेम में देखेंगे तो और अच्छे से विजुअलाइज होगा। देखिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमने अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन पाइपलाइन से ये बनाया है, ये हम हमारे मशीन लर्निंग को दे रहे हैं और एक हाउसिंग लेबल देंगे। ये लेबल एट्रीब्यूट, ओके। हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम दो चीज़ मांगता है, फीचर्स और लेबल। उससे हम फिट करते हैं हमारे एल्गोरिदम में मशीन लर्निंग की, उस बेसिस पे हमारा एल्गोरिदम कैलकुलेशन करता है। ओके डन, बस इतना ही करना रहता है और इसको रन करना है, हमारा मॉडल ट्रेन हो गया। ओके अब हमारा लिनियर रेग्रेशन ये मॉडल रेडी है यूज़ करने के लिए। लेट्स ट्राई आउट व्हाट द मॉडल हैज़ लर्न ऑन सम डेटा बनाते हैं उस ट्रेनिंग सेट में से ही, क्योंकि मैंने कहा है टेस्ट सेट को हमें छूना नहीं है जब तक हम प्रोडक्शन के लिए उसको लॉन्च करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। लास्ट चेक करने के लिए वो हम रखेंगे। तो अभी हम हाउसिंग में से ही वापस से कुछ 5 रो सेलेक्ट करते हैं। आई लॉक रिफर्स टू लोकेशन, मतलब लोकेशन वाइज वो स्टार्टिंग के 5 जीरो मतलब 5 वैल्यू ले लेगा और सम लेबल्स में भी 5 वैल्यू स्टार्टिंग से लेगा, सिर्फ 5। ओके ऊपर के 5 जो डेटा हेड करके हम देखते हैं ना 5 वैल्यू, वो ऊपर के 5 वैल्यू आई लॉक ले लेगा। ओके फिर फुल पाइपलाइन में हम फुल पाइपलाइन क्या है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन पाइपलाइन है ये, जो क्या ट्रांसफॉर्म करके देता है हमें, क्या न्यूमरिक वैल्यू और कैटेगरिकल वैल्यू को। तो हम अभी न्यू जो बनाए हैं सम डेटा को, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, वापस से ट्रांसफॉर्म करेंगे ना, क्योंकि याद रखना हमने जो जिस वैल्यूज़ पे हमारे डेटा को ट्रेन किए हम वही वैल्यूज़ पे फिर उसको चेक करना चाहते हैं। ओके चेक करेंगे। ओके तो उसको इसलिए ट्रांसफॉर्म किए हम। ओके इस प्रिडिक्ट मेथड से हमारा मॉडल प्रेडिक्ट करके वैल्यू हमें देता है। लीनियर रेग्रेशन डॉट प्रेडिक्ट मेथड, प्रेडिक्ट मेथड में हमने जो सम डेटा अभी प्रिपेयर किए हमने ये डेटा को डालेंगे इस प्रेडिक्ट मेथड में। ओके एक प्रेडिक्ट मेथड है जो हमें फ्यूचर वैल्यू प्रेडिक्ट करके देता है। अब हमने सम डेटा दिए, सिर्फ याद रखना हमने पहले तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के डेटा दिए थे और उसके साथ लेबल प्रोवाइड किए थे, पर यहाँ अब प्रेडिक्ट करने के टाइम हम लेबल नहीं देते डेटा को, सिर्फ फीचर्स देते और लेबल मशीन लर्निंग हमें खुद प्रोवाइड करके देता है ये प्रेडिक्ट मेथड। ओके फिर हमने रन किया तो देखा हमने ये सारे प्रिडिक्शन मिले। ओके तो हमारी वैल्यू क्या मिली, हमारे फर्स्ट मतलब हमने 5 डेटा लिए थे, 5 इंस्टेंस लिए थे 5 रो। तो पहला रो की वैल्यू थी 18,000 और हमारा ओरिजिनल वैल्यू थी 10,000। फिर हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया 29,000, हमारा ओल्ड वैल्यू था ओरिजिनल 38,000। लाइकवाइज हमारे मॉडल ने 24,000 प्रेडिक्ट किया और एक्चुअल वैल्यू तो इसकी 17,000 थी। फिर हमारे मॉडल ने 14,000 प्रेडिक्ट किया पर एक्चुअल वैल्यू तो 93। फिर हमारे मॉडल ने इसका 16,000 प्रेडिक्ट किया लास्ट इंस्टेंस की, तो उसकी वैल्यू एक्चुअल में 96 है। देख रहे हो हमारे मॉडल ने कितना एरर दिया है, मतलब बराबर प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये मॉडल हमारा सही नहीं है, पर कुछ ना होने से अच्छा कुछ तो है हमारे पास मॉडल। ओके तो ये हम तो ऐसा देख के पता चल रहा है क्योंकि हमारे पास 5 ही इंस्टेंस है, तो हम पता कर ले रहे हैं कि हमारा मॉडल एरर क्या दे रहा है, कैसे दे रहा है। पर इन मोर जनरल आइडिया लेने के लिए हम परफॉर्मेंस मैट्रिक सेलेक्ट किए थे, जो याद है मैंने आपको कहा था कि परफॉर्मेंस मैट्रिक सेलेक्ट करते हैं हम। हमारा यूजुअली फर्स्ट स्टेप में होता है ये, हमने रूट मीन स्क्वायर एरर को सेलेक्ट किया था। ओके क्या ये हमें ये वैल्यू बताता है कि हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू कितना एरर दे रही है हमारी एक्चुअल वैल्यू से। ओके
यहाँ हम एसक्यूएल के मैट्रिक्स से मीन स्क्वायर्ड एरर इस मॉड्यूल को इंपोर्ट किए हमारे लीनियर रेग्रेशन मॉडल से प्रेडिक्ट फंक्शन से सम डेटा को प्रेडिक्ट किया हमने, ओके, और उसको इसमें हाउसिंग प्रेडिक्शन में स्टोर कर दिए। अब लीन एमएससी हमने एक वेरिएबल बनाया और मीन स्क्वायर्ड एरर जो हमने इधर इंपोर्ट किया है वो दो एट्रीब्यूट मांगता है। सम लेबल्स मतलब ओरिजिनल लेबल जो ये हमने बनाया है और जो प्रिडिक्टेड लेबल है हमारा, ओके। तो उस ओरिजिनल लेबल को कंपेयर करता है इस प्रिडिक्टेड लेबल के साथ, और हमारा जो लीन एमएससी है उसको हम एनपी डॉट स्क्वायर रूट की मदद से उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्योंकि मीन स्क्वायर्ड एरर डिफरेंस देता है लेकिन स्क्वायर डिफरेंस देता है, तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे वो हमें एक्चुअल डिफरेंस देगा, इसके लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो हमारा एरर कुछ आ रहा है अप्रॉक्स 73,000, ओके। फिर देखेंगे हम क्या देखेंगे कि ये एरर दे रहा है हमें 73,000 का, ओके, दिस इज़ बेटर देन नथिंग बट इट इज़ ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइंग भी नहीं है। ये एक एग्जांपल है अंडर फिटिंग का। आवर मॉडल, मैं बोला ना अंडर फिटिंग का मतलब हमारा मॉडल ट्रेनिंग सेट पे भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो देख रहे हो यहाँ ट्रेनिंग सेट पे भी हमारा मॉडल कितने का लार्ज एरर दे रहा है, ओके। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम और कॉम्प्लेक्स मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर नए फीचर्स रिलेवेंट मतलब यूज़फुल फीचर्स बना के उसको दे सकते हैं, पर यूज़फुल रिलेवेंट फीचर्स कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। उससे अच्छा है कि हम और 5-6 कॉम्प्लेक्स मॉडल ट्राई करें और बेस्ट मॉडल उसमें से सेलेक्ट करें, और अगर उस 5-6 कॉम्प्लेक्स मॉडल में भी वो अगर परफॉर्म नहीं बेटर कर रहा है तब हम फीचर मतलब रिलेवेंट फीचर कलेक्ट करने के लिए जा सकते हैं प्रोसेस पे, ओके। तो हम अभी दूसरा ये मॉडल देखेंगे डिसीजन ट्री। ये सब मैं मॉडल आपको खाली कैसा अप्लाई कर रहे हैं वो बता रहा हूँ, इन डेप्थ वो पीछे बैकग्राउंड में कैसा वो कैलकुलेशन कर रहा है मैं आज इस वीडियो में नहीं बता रहा आपको, आगे के फ्यूचर वीडियोस में बताऊंगा आपको कि वो बैकग्राउंड में कैसे कैलकुलेशन कर रहा है, कौन से एल्गोरिदम यूज़ कर रहा है, क्या अप्लाई कर रहा है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है, सब डिटेल्स में आपको बताऊँगा। आज बस कैसे अप्लाई करना है। देखो ये एक लाइन में हम हमारे मॉडल को इसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, फिर हमारे एक लाइन में डिसीजन ट्री को डालते हैं और फिट कर देते हैं। बस ये 3 लाइन में हमारा मॉडल कंप्लीट हो जाता है, 3 लाइन में हमारा मॉडल रेडी हो जाता है प्रिडिक्ट करने के लिए, ओके। ये यूज़फुल है हमें खाली समझने के लिए कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे कोडिंग पर, हमें बैकग्राउंड में वो कैसा काम कर रहा है वो भी बहुत ही यूज़फुल है, हमें वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे, आज ही एक साथ देखेंगे वीडियो में तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा तो हमें समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं जितना हो सके आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि पहला प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट कैसे होता है, समझे। एक जनरल ओवरव्यू आपको देना चाहता हूँ, ओके। तो हमने ये ट्री मॉड्यूल में से डिसीजन ट्री रेग्रेसर को इंपोर्ट किया, यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया, यहाँ पे फिट किया, हाउसिंग प्रिपेयर्ड हमने जो प्रिपेयर किया और हमारे हाउसिंग लेबल जो भी पूरे लेबल के साथ, ओके। पूरे ट्रेनिंग सेट को हमने फिट किया डिसीजन ट्री में। नाउ अभी हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है। फिट करने के बाद हम उसको रन करते हैं हमारा, तो देखो ये रन हुआ, ओके, रेडी हो गया। अब हम प्रिडिक्ट मेथड से प्रिडिक्शन करते हैं न्यू वैल्यूज़ के लिए, न्यू लेबल्स मतलब हम फीचर्स देंगे और हमें उस फीचर्स के बेसिस पे हमें प्राइस चाहिए। मतलब हम अभी प्रिडिक्ट फंक्शन क्या करेगा, हम समझो घर की न्यू फीचर्स दे रहे, जैसे उसका साइज़ दे रहे, एरिया दे रहे, कितने साइज़ का है, कौन से एरिया में लोकेट है, उसका लॉन्जिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड है, और फिर वो प्रिडिक्ट मेथड उस फीचर्स के बेसिस पे हमें आउटपुट ऐसा लेबल देगा, वैल्यूज़ देगा, मतलब कि क्या प्राइस पे हमें उसको ख़रीदना चाहिए। प्रिडिक्ट मेथड हमें ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके देगा कैलकुलेशंस के हिसाब से। तो हम अब एरर चेक करेंगे कि ये प्रिडिक्ट मेथड कितने का एरर हमें दे रहा है एक्चुअल वैल्यू से, क्योंकि हमें पता है हमने हमारे ट्रेनिंग सेट पे ही हमने इसे फिट किया है।
तो हमारे ट्रेनिंग सेट का हमें ओरिजिनल लेवल्स पता है, तो उस लेवल्स के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। बट इन फ्यूचर में हमें लेवल्स नहीं पता होते हैं, समझे? इसलिए हम ट्रेनिंग सेट पे जो हमें लेवल्स पता है उससे हम चेक करके कितना एरर दे रहा है हमारा मॉडल वो पता करते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा। तो ये मीन स्क्वाड एरर से हम एरर पता कर रहे हैं कि कितने का स्क्वाड एरर एवरेज दे रहा है हमें, उसका स्क्वायर रूट लिए, मतलब एब्सोल्यूट एरर देना चाहिए, अभी स्क्वाड एरर नहीं चाहिए हमें, उसका एब्सोल्यूट एरर चाहिए, तो स्क्वायर रूट अप्लाई किया हमने। तो ट्री का रूट मीन स्क्वाड एरर देख रहे हो, 0। अरे एक भी एरर नहीं। क्या हमारा मॉडल इतना परफेक्ट? अरे ऑफ कोर्स नॉट। ये हमारा मॉडल है ना जो बैडली ओवरफिट हो गया है, मतलब ट्रेनिंग सेट पे ना अच्छा काम कर रहा है हमारा, पर अभी जो न्यू इंस्टेंस हम देंगे ना उसको प्रेडिक्ट करने, उस पर अच्छा काम नहीं कर रहा हो। कैसे? ये देखो, क्रॉस वैलिडेशन के द्वारा हम चेक करते हैं इसको। ओके, क्रॉस वैल स्कोर क्या करता है, हमारा ट्रेनिंग सेट है, हम CV10 दिए, मतलब 10 मॉडल्स ट्रेन करेगा, पर वो ट्रेनिंग सेट तो लेगा, पर ट्रेनिंग सेट का जो अलग अलग वैल्यूज़ पे ट्रेन करेगा, मतलब एक मॉडल को कुछ ही, मतलब इतने ही ट्रेनिंग सेट पे ट्रेन करेगा, एंड अनदर मॉडल को अलग ट्रेनिंग सेट पे ट्रेन करेगा, अलग मॉडल को अलग मॉडल ट्रेनिंग सेट पे, और फिर चेक करने के टाइम पे वो चेक करेगा उस वैल्यूज़ पे जिस पे वो ट्रेन नहीं हुआ है। ओके, तो क्रॉस वेल स्कोर क्या करता है कि वो डिफरेंट मॉडल्स को डिफरेंट पैरामीटर्स पे ट्रेन करता है और डिफरेंट वैल्यूज़ छोड़ देता है टेस्टिंग के लिए। तो हम टेस्ट उस सेट पर करते हैं जो हमारा मॉडल ने देखा नहीं है, तो वो हमें एक जनरलाइज और बेस्ट एरर बताता है कि हमारा मॉडल कितने का एरर दे रहा है। तो इसलिए हम क्रॉस वेल स्कोर यूज़ करते हैं। पर क्रॉस वेल स्कोर यूज़ करने का ये साइड इफ़ेक्ट है कि हमें 10 मॉडल ट्रेन करने पड़ते हैं, और उस 10 मॉडल ट्रेन करने के लिए हमें एक मॉडल को जितना ट्रेन करने के लिए टाइम लगेगा, उतना 10 मॉडल को ट्रेन करने के लिए रुकना पड़ेगा, उतना टाइम हमें रुकना पड़ेगा। ओके, तो ये ड्रॉबैक है इसका, पर ये यूज़फुल भी होता है हमें चेक करने के लिए। तो बहुत से केसेस में हम यूज़ क्रॉस वेल स्कोर यूज़ करते हैं जब हमारे पास कंप्यूटेशनल पावर है, अगर नहीं है तो हम वहाँ कुछ और यूज़ करते हैं, वो भी देखेंगे फर्दर। ओके, तो देख रहे हो एरर ये हमारा जो ये दे रहा है, ये मॉडल ने हमें एरर दिया है, जो मॉडल ने हमें हमारा ट्री रेग्रेशन है जो डेटा सेट पे उसने ट्रेन नहीं किया है, उसको प्रिडिक्ट करके उसका एरर दे रहा है। तो देख रहे हो एरर कितने का दे रहा है, और पहले कितने का एरर दे रहा था, 0। ये ट्रेनिंग सेट पे 0 का एरर दे रहा था, पर न्यू सेट पे देख रहे हो एरर कितने का दिया। तो इसे ही कहते हैं हम ओवर फिटिंग। तो ओवर फिटिंग को भी कैसे सॉल्व करते हैं, उसको रेगुलराइज करते हैं, या फिर और भी वेज होते हैं, उसको हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के थ्रू भी उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। पर उससे भी पहले हम और एक दो मॉडल चेक कर लेते हैं। ओके, तो हम रैंडम फॉरेस्ट रेग्रेशन, ये एक एंसेंबल टेक्निक है, इसमें बहुत से इसमें ना मल्टीपल डिसीजन ट्रीज यूज़ होते हैं इसके अंदर। रैंडम फॉरेस्ट रेग्रेशन के अंदर मल्टीपल डिसीजन ट्रीज है। ओके, तो ये हमें मॉडल को ओवर फिट करने से हेल्प करता है। ओके, एंसेंबल टेक्निक कोई भी यूज़ करो बेस्ट होता है बहुत से केसेस में। ओके, तो हमने इंस्टेंस बनाया, उसको फिट किया, यहाँ हाउसिंग प्रिपेयर दिया, हमारा हाउसिंग लेवल दिया, मॉडल को हमारे फिट किया, मॉडल ट्रेन हो गया हमारा। अब हमने प्रेडिक्ट किया इस प्रेडिक्ट मेथड के अपना हमारे हाउसिंग प्रिपेयर्ड को, मतलब हमारे ट्रेनिंग सेट को चेक किए हमने, तो 18,000 का एरर दिया। ओके, फिर हमने न्यू इंस्टेंस पे चेक किया तो 50,000 का एरर। तो देख रहे हो ट्रेनिंग सेट से टेस्टिंग सेट पे एरर, हमारा ट्रेनिंग सेट पे एरर कम है एज़ कम्पेयर टू टेस्टिंग सेट पे, मतलब वैलिडेशन सेट पे। इसको टेस्टिंग सेट नहीं बोलेंगे,
वैलिडेशन कर सेट बोलेंगे, क्योंकि हम न्यू इंस्टेंस क्रॉस वैलिडेशन क्या करता है, न्यू इंस्टेंस जिस पे मॉडल हमारा ट्रेन नहीं हुआ है उस पर प्रेडिक्ट करके हमें स्कोर देता है। ओके, तो ये न्यू इंस्टेंस का स्कोर है। हमारा मॉडल ट्रेनिंग सेट पे एरर लो दे रहा है और टेस्ट सेट पे एरर हाई दे रहा है, इसका मतलब, और वैलिडेशन सेट पे एरर हाई दे रहा है, इसका मतलब हमारा मॉडल ओवरफिट है। पर ये मॉडल अच्छा है उन दोनों से, क्योंकि इसका स्कोर देखोगे तो अच्छा है उन दोनों से एज़ कम्पेयर टू 67828, और ये लीनियर रेग्रेशन का 73,000। देख रहे हो दोनों का एज़ कम्पेयर टू रैंडम फॉरेस्ट 50,000 है। ओके, सब में कम है लो। और भी हम मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल ले सकते हैं, पर अभी के लिए इतना ही। इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि क्या करना है हमें, मॉडल कैसे यूज़ करना है, क्या चूज़ करना है, कैसे सेलेक्ट करना है, उसको कैसे ट्रेन करना है, कैसे प्रिडिक्ट मेथड। ओके, फिर हम क्या करते हैं, जो भी हमें बेस्ट मॉडल हमें मिलता है उसको हम स्टोर कर लेते हैं। तो ये जॉबलीब हमारा एक लाइब्रेरी है जो इस रैंडम फॉरेस्ट जो हमारा बेस्ट मॉडल है इसको ऐसा रैंडम फॉरेस्ट रेग्रेशर डॉट पिकल के नाम से स्टोर कर देगा हमारे सिस्टम में, डेस्कटॉप पे। इसको हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो ये रैंडम फॉरेस्ट रेग्रेशर, ये पिकल एक पिकल फॉर्मेट में उसको स्टोर कर दिया है। ओके, ये देखो। ओके, फिर इसको हम लोड कर सकते हैं लोड मॉड्यूल से, और हमें वो जिस जिस मतलब मॉडल जो पैरामीटर्स पे ट्रेन हुआ है हमारा, उस पैरामीटर पे ही वो स्टोर होता है, और जब लोड करेंगे तो हमें वही पैरामीटर्स मिलते हैं लोड करने के टाइम पे। तो जो ट्रेन मॉडल रहता है ना हमारा, ट्रेन मॉडल ही रिटर्न मिलते हैं हमें, तो हमें वापस रिट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब हम उसको सेव करके रीलोड करते हैं। तो उसको वापस ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, खाली हमें डायरेक्ट प्रिडिक्ट मेथड यूज़ करना है। वो सम डेटा प्रिपेयर्ड, ओके, प्रिडिक्ट करेंगे सम डेटा प्रिपेयर्ड पे। देखिए, हमें अभी ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट प्रिडिक्ट मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें जो भी हमारा बेस्ट मॉडल मिलेगा उसको हम स्टोर कर देंगे, और फिर उसको फाइन ट्यून करेंगे इस रैंडमाइज सर्च सीवी के थ्रू। तो ये पैरामीटर्स है मॉडल्स के, एन एस्टिमेटर, मैक्स फीचर्स, मीन सैंपल स्प्लिट, मीन सैंपल लीव्स, बूटस्ट्रैप, ये सब क्या होता है ये सब हम देखेंगे। पर ये समझ लो ये मॉडल्स है ना, हमारा मॉडल जो फॉरेस्ट रेग्रेसर या फॉरेस्ट रेग्रेसर, उसके ये पैरामीटर है, मतलब ये डिफरेंट वैल्यू है ना सेलेक्ट करके ना उस पर ट्रेन होता है। तो ये रैंडमाइज सर्च सीवी से क्या करेंगे, हम इस पैरामीटर में ना सर्टन रेंजेस देंगे वैल्यूज़ के, और ये ऑटोमेटिकली ना बेस्ट वैल्यू हमको ना सर्च करके देगा हमारे मॉडल का, समझे। तो हम क्या करेंगे, इस रैंडमाइज सर्च सीवी में अपना फॉरेस्ट रेग्रेसर जो हमने लोड किया है अभी उसको डालेंगे। पैरम ग्रिड हमारा जो पैरामीटर ये ग्रिड है बेस्ट वैल्यू सर्च करने के लिए, इस रैंडमाइज सर्च सीवी में ये पैरम ग्रिड डालेंगे। सीवी 5 मॉडल्स पे ट्रेन होगा। स्कोरिंग देंगे हम नेग मीन स्क्वायर्ड एरर। ओके, नेग मीन स्क्वायर्ड एरर क्यों दिए, क्योंकि ये यूटिलिटी फंक्शन हमें, मतलब यूटिलिटी एक, क्योंकि कॉस्ट फंक्शन की जगह ये हमें यूटिलिटी स्कोर प्रोवाइड करता है कॉस्ट स्कोर की जगह, इसके लिए हम यहाँ पे नेगेटिव यूज़ किए।
वो क्यों कि और डिटेल में देखेंगे, पर अभी के लिए फ़िलहाल समझो हमने रैंडमाइज सर्च सीवी इसलिए यूज़ किया है कि हमारे पैरामीटर, हमारे मॉडल का हमें बेस्ट पैरामीटर ढूंढना है, तो इसलिए हम रैंडमाइज सर्च सीवी यूज़ करते हैं। उसको अप्लाई किए तो हमें हमारे मॉडल का अभी न्यू वैल्यू, बेस्ट पैरामीटर वैल्यू, नया वैल्यू पे जिस पे ट्रेन हुआ है वो मिलेगा। तो हम बेस्ट एस्टिमेटर से मतलब हमारा बेस्ट मॉडल रैंडम फॉरेस्ट का देखेंगे, तो ये हमें बेस्ट मॉडल इस पे ट्रेन हुआ है, ये हमें मिल गया। ओके, उसका बेस्ट पैरामीटर चेक करना चाहते हो उस मॉडल का, तो इस रैंडम फॉरेस्ट रेग्रेशन में एन एस्टिमेटर, मीन सैंपल स्प्लिट, मीन सैंपल लीफ, मैक्स फीचर, ये बूटस्ट्रैप एट्रीब्यूट, इस वैल्यू देंगे तो बेस्ट मॉडल होगा हमारा इस डेटा सेट के लिए। ओके, जो डेटा सेट हमने प्रोवाइड किया है उस पर हम फिट करेंगे हमारा रैंडम फॉरेस्ट रेग्रेसर और हम वैल्यू निकालेंगे और हम स्कोर चेक करेंगे। तो ये देख रहे स्कोर पहले से भी इम्प्रूव हो गया है। जब हमने हाइपर पैरामीटर ट्यून नहीं किए थे, रैंडमाइज सर्च सीवी नहीं लगाए थे, उससे पहले देखो स्कोर उसका कितना है। ओके, 50,000 है। और जब हमने उसको फाइन ट्यून कर लिया, उसको रैंडमाइज सर्च सीवी लगा लिए, तो देखो हमारा एरर कितना कम हो गया, 48,000। ओके, अप्रॉक्स 2,000 का एरर कम हुआ। ओके, उसी तरह ग्रिड सर्च सीवी है, वो भी अप्लाई करके हम अपने स्कोर को और बेटर बना सकते हैं। ओके, फिर हम जब हमारा मॉडल ट्यून हो गया, उसके बाद जब कम्प्लीटली वो अभी हमें हमारा मॉडल रेडी हो गया, हमें पता चल गया नाउ, हम अभी अपना टेस्ट सेट लेंगे। ओके, और उसको फाइनल मॉडल में फिट करेंगे। ओके, हाउसिंग प्रिपेयर्ड और हाउसिंग लेबल। ओके, तो उससे पहले हम हमारे टेस्ट सेट को पाइपलाइन में डालेंगे, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। पाइपलाइन में क्यों डालेंगे? क्योंकि हमें अभी जो हमारा एक्स टेस्ट है, ये देख रहे हो एक्स टेस्ट में हमारे वैल्यूज़ डिफरेंट है रेंजेस में। फिर इसमें नॉ मतलब ये देख रहे हो एन ए एन मतलब नल वैल्यू से ये। ओके, ये नल वैल्यू को भी फिल करना है हमें टेस्ट वैल्यू, ये हमारे टेस्ट सेट में। और ये ओशन प्रॉक्सिमिटी का कॉलम देख रहे हो, ये टेक्स्ट कॉलम है, इसको भी न्यूमरिक में कन्वर्ट करना है। तो हमने फुल पाइपलाइन बनाया था ऊपर, याद है? हियर 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 वेयर हियर, देखो ये फुल पाइपलाइन बनाया हमने। फुल पाइपलाइन में क्या है हमारा, नम पाइपलाइन और कैट पाइपलाइन। नम पाइपलाइन में क्या है, सिंपल इंप्यूटर जो न्यूमरिक वैल्यूज़ को इंप्यूट करेगा। स्टैंडर्ड स्केलर क्या है, स्केलिंग करेगा, वैल्यूज़ को एक ही रेंज में लाएगा। और वन हॉट एन्कोडिंग क्या करेगा, जो भी हमारा कैटेगरिकल एट्रीब्यूट है, टेक्स्ट एट्रीब्यूट है, उसको नंबर्स में कन्वर्ट करेगा। ओके, इसलिए हमने वो पाइपलाइन बनाया था। समझ में आया क्यों पाइपलाइन बनाना यूज़फुल है हमारे लिए? क्योंकि हमारा टेस्ट सेट, या फिर टेस्ट सेट छोड़ो, हमें जो भी अभी मतलब न्यू वैल्यू अगर हमें रियल वर्ल्ड से मिलेगा उसको चेक करना है, तो हम वो डायरेक्ट ये फुल पाइपलाइन में देके उसकी वैल्यूज़ चेंज करके उसको डायरेक्ट मॉडल में हम हमारे प्रिडिक्ट मेथड से प्रिडिक्ट कर लेंगे। ओके, फिर इसका टेस्ट एरर आपने चेक किया, हमारे मतलब टेस्ट सेट का एरर चेक किया, तो ये देखो टेस्ट एरर क्या है, 47,000। हमने इसे क्रॉस वेल के चेक थ्रू चेक किया था, 48,000, और वही हमारा टेस्ट सेट पे भी हमें एरर मिला है। तो हमारा मॉडल समझे, 47,000 का एरर दे रहा है। इससे भी और कॉम्प्लेक्स मॉडल हम यूज़ कर सकते हैं, और भी हम अपने मॉडल को इम्प्रूव कर सकते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के थ्रू। पर फिलहाल के लिए आपको एक नॉलेज तो मिल गया, एक समझ आ गया कि हमारा हम कैसा डेटा सेट को
कलेक्ट करते हैं, कैसा विजुअलाइज करते हैं, कैसा उसको स्केलिंग करते हैं, कैसा मिसिंग वैल्यू हैंडल करते हैं, कैसा उसमें कैटेगरिकल वैल्यू को हैंडल करके उसको नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, कैसे डिफरेंट मॉडल सेलेक्ट करना है, उसके हाइपर पैरामीटर्स को ट्यून करना है, उसके परफॉर्मेंस मैट्रिक चेक करना है, उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। हमारा मेन यही एम है कि हमें हमारा मॉडल का परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना है। ओके, फिर लास्ट में उसको हम लॉन्च करते हैं। जब सब मॉडल हमारा एट लास्ट इम्प्रूव है, हमें कॉन्फिडेंस है कि हम उसको अभी हमारे सिस्टम को लॉन्च कर सकते हैं, तो हम उसे लॉन्चिंग फेज में उसको छोड़ देते हैं और उसको फिर मॉनिटर करते हैं, चेक करते हैं कि अभी वो कैसा रियल वर्ल्ड डेटा में परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है। फिर ये भी चेक करते हैं कि अभी जो रियल डेटा आ रहा है उसमें मतलब कोई डिफेक्ट्स तो नहीं आ रहा है। कुछ सेंसर्स में प्रॉब्लम्स होते सकते हैं, तो उससे कुछ डिफेक्ट्स रहते हैं, तो मेजरमेंट अलग आते हैं, तो उससे हमारा परफॉर्मेंस कम हो सकता है, समझे। तो हमें मॉनिटर करके चेक करते रहना पड़ता है। फिर उसके बेस पे हम अपने सिस्टम को वापस ट्रेन करेंगे, या फिर हम डेटा सेट वापस न्यू कलेक्ट करेंगे अगर हमारा मॉडल अच्छा रियल वर्ल्ड में काम नहीं कर रहा है, समझे। तो आपको समझ में आया होगा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ। और इसके साथ ही अभी हम आगे के न्यू वीडियोस में ना हम टॉपिक्स को ना एकदम डिवाइड करके ना छोटे छोटे में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।